मॉर्निंग। आज करेंगे हम पेज नंबर 8 यूनिट फर्स्ट। लास्ट क्लास में हमने किया था यहाँ तक एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शन वाले पॉइंट तक, फॉर्मल इनफॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ये डिस्टेंस पढ़ के देखा था आप लोगों ने? यस मैम। समझ में आ गया था बेटे? यस मैम। चलिए ठीक है, तो आज शुरू करेंगे हम अंडरस्टैंडिंग द बेसिक अजम्पशन अबाउट ह्यूमन नेचर, सोसाइटी, लर्निंग एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, मानव प्रकृति क्या है, समाज, लर्निंग और एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स की जो इम्पोर्टेंट अवधारणाएं हैं उनकी समझ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव प्रकृति से आप क्या समझते हैं, ह्यूमन नेचर से आप क्या समझते हैं, इसके कंसेप्ट को समझाइए। ठीक है, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर से अभिप्राय मानव विशेष की वे विशेषताएं जिसमें मानव को सोचना, महसूस करना, कार्य करना शामिल होता है, जो कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मानवीय प्रकृति उन गुणों को बताती है जो व्यक्ति विशेष से जुड़े हैं। आत्म जागरूकता, नैतिकता और तार्किक योग्यता आदि मानव प्रकृति के प्राथमिक गुण हैं। भावनाएं, विचार कुछ निश्चित वस्तुएं हैं। ठीक है, संभोग, पानी व भोजन जानवरों को भी समान रूप से उपलब्ध है। मानव केवल मानवीय गुणों के कारण ही, मानवतावाद के कारण ही और मानवीय मूल्यों के कारण ही जानवरों से अलग है। देखिए भाई, सबसे पहले तो हम मीनिंग क्लियर करते हैं इसका। ह्यूमन नेचर क्या होती है, जिसमें ह्यूमन की सारी विशेषताएं शामिल होती है। जैसे इंसान सोच सकता है, महसूस कर सकता है, कार्य कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी क्या है आपकी, जो कि एक स्वाभाविक प्रोसेस है। ह्यूमन नेचर उन गुणों को बताती है जिसमें व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए हैं, यानी कि ह्यूमन नेचर हमें ये बताती है कि व्यक्ति में क्या क्या गुण हैं। ठीक है, या किन किन गुणों से वह जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बताते हैं कि एक व्यक्ति क्या होता है, आत्म जागरूक होता है, नैतिक होता है, तार्किक योग्यता होती है उसके अंदर, ये उसके मेन गुण होते हैं। बाकी भोजन करना, प्यास लगना, पानी पीना, ये सारी चीजें तो जानवरों में भी होती है, लेकिन ह्यूमन किस प्रकार से अलग है, मानवता के कारण, उनकी विवेक के कारण। ठीक है, व्यवहार, मानवीय मूल्यों के कारण ही जानवरों से अलग है। बिहेवियर जो कि उत्तराधिकारी के रूप में मिला है, मानवता है। अब आप मानव प्रकृति से अलग तो हो सकते हैं, परंतु मानवीय प्रकृति को नष्ट नहीं कर सकते। आप ह्यूमन को खत्म किए बगैर प्रकृति को नष्ट नहीं कर सकते। मानवीय प्रकृति व मानवीय व्यवहार युगों युगों तक अपनी संस्कृति से संबंधित है, यानी कि ये बता दिया ह्यूमन अपनी नेचर है, उसको बाय बिहेवियर वो मिली हुई है। ठीक है, मेरा जैसा नेचर है, मेरे को कुछ परसेंट मेरे पेरेंट्स से भी ये मिला हुआ है। ठीक है, तो हमारी जो प्रकृति है, जो हमारा नेचर है, वह ह्यूमन से कभी अलग नहीं हो सकती। जैसे ही मान लो किसी बंदे की डेथ होती है, तभी उसका नेचर उससे अलग होता है, उसकी प्रकृति, उसकी विशेषताएं उससे अलग होती है। जब तक जीवित रहेगा, उसकी क्या है, उस व्यक्ति की क्या क्या विशेषताएं थी उसके चरित्र के अंदर, वो बनी रहती हैं। और कई बार तो ऐसा अगर बिहेवियर मिलता है, मानवीय बिहेवियर, जो क्या है युगों युगों तक अपनी संस्कृति से समझे। जैसे हम भगवान राम के करैक्टर को देखते हैं, उनकी विशेषताएं देखते हैं, तो वे क्या है युगों युगों तक, 5000 साल से पहले भी जो बातें हुई थी वो भी हम आज सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मानव प्रकृति। मानव प्रकृति का अगर शॉर्ट मीनिंग लिखना है तो आप क्या लिखोगे, ह्यूमन नेचर में वे सभी विशेषताएं शामिल हैं जो एक व्यक्ति के अंदर होती हैं। जैसे महसूस करना, सोचना, कार्य करना, आत्म जागरूकता, नैतिकता, तार्किक योग्यता, ये सभी योग्यताएं एक व्यक्ति के अंदर होती हैं जो मानव के नेचर को दर्शाती हैं। ठीक है, और मानव क्या है, इन्हीं चीजों के कारण पशुओं से अलग कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। अब देखो भाई, एक दे रखी है आपको, मार्क्स के अकॉर्डिंग मानवीय प्रकृति सामाजिक संबंधों से ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, पेज नंबर 9 पे निकाल लो नया। मानव मानव प्रकृति से आप क्या समझते हैं, इसकी अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने स्टार्ट करा रखा है। अब देखो भाई, इसमें एक डेफिनेशन दे रखी है मार्क्स के अकॉर्डिंग, मानवीय प्रकृति सामाजिक संबंधों से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। मानवीय प्रकृति सामाजिक संबंधों के द्वारा ही बनाई गई है। कॉन्ट एवं हैब के अनुसार कुछ लोग विश्वास करते कि मानव प्रकृति रूप से बदलती है। उनके अनुसार मानव प्रकृति को सुधारना चाहिए ताकि हम अच्छे समाज को प्राप्त कर सके। अच्छा समाज वह है जो मानवीय प्रकृति को अपने पूरे जोश होश में पनपने की जाए।
दो अलग अलग राइटर ने दी है, जिसकी आपको इजी लगे उसकी आपको कर लेनी है। यहाँ पर मार्क्स ये बोलते हैं कि ह्यूमन की जो नेचर है वह हमारे सोशल रिलेशन से तक ही सीमित है, ठीक है, ये बताया है उसने। और कांट और हाब क्या बोलते हैं कि कुछ लोग ये मानते हैं कि ह्यूमन नेचर क्या है, रूप से मतलबी है। उनके अनुसार ह्यूमन नेचर को सुधारना चाहिए, यानी कि इसमें हम सुधार भी कर सकते हैं, अच्छे समाज को प्राप्त भी कर सकते हैं। और अच्छा समाज वह है जो ह्यूमन नेचर को अपने पूरे जोश और होश में पनपने की इजाजत देता है। मेरे ख्याल में आप पहले वाला कर लेना, मार्क्स वाला, बाकी आपको जो इजी लगे दोनों में से वो कर लेना, ठीक है। जो मार्क्सवादी विचारधारा है उनके अनुसार लोग मतलबी होते हैं, ठीक है, तब मतलबी तब होते हैं जब वे पूंजीवादी बनना चाहते हैं। उनका व्यक्तित्व आंतरिक और बाह्य गुणों द्वारा उपार्जित है। उनका व्यवहार कुछ मैम प्राकृतिक है तो कुछ हेलो। बाहर से ग्रहण किया हुआ है। लेकिन मानव में कुछ ऐसे जन्मजात बिहेवियरल थ्रेट भी होते हैं जिन्हें तराशने और विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे गुण जानवरों में भी होते हैं जो सिखाए नहीं जाते, अपितु प्राकृतिक रूप से भी होते हैं। यही गुण जो मानव में विद्यमान होते हैं मानवीय प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। ये मानवीय प्राकृतिक गुण ही चारित्रिक निर्माण में सहायता करते हैं, ठीक है। इसमें बताया कि जो मार्क्सवादी विचारधारा है, जो मार्क्स ने दी थी, उनके बाद क्या है, मार्क्सवादी विचारधारी लोग ये बोलते हैं कि लोग मतलबी होते हैं, जब उनका काम निकल आता है तो वो क्या है, अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, हमसे दूर हो जाते हैं। ये व्यक्ति के इंटरनल और एक्सटर्नल गुणों द्वारा उपार्जित होता है। उसका जो बिहेवियर है वो नेचुरल होता है, जो नेचर ने उसको जैसा बिहेवियर दिया। कुछ व्यक्ति क्या है, कुछ का व्यवहार तो नेचुरल होता है और कुछ बाहर से ग्रहण किया जाता है। हमारा जो व्यवहार है कुछ तो हम क्या करते हैं, बाय बर्थ होता है, और कुछ क्या है हम उसको एक्वायर करते हैं, यानी कि कुछ हम बाकी लोगों से सीखते हैं। मानवीय प्रकृति मनोविज्ञान प्रेरणा अध्ययन आदि का एक संबंधित समूह है, यानी कि ह्यूमन नेचर है, ये हमारे साइकोलॉजी से भी, हमारे मोटिवेशन से भी और हमारी स्टडी से भी एक दूसरे के से संबंधित ग्रुप है। जो लर्निंग से नहीं ऊपर से हम मानवीय प्रकृति में उन सभी गुणों को शामिल करते हैं जो हम एक्सपीरियंस से लेते हैं, ठीक है। यानी कि ह्यूमन नेचर में हम सभी वो गुणों को शामिल करेंगे जो कि हमें प्राप्त हो रखे हैं, जो हमारे ह्यूमन नेचर में शामिल हैं। जैसे आप क्या हो, आप दयालु हो, दूसरों की हेल्प करने वाले हो, या फिर आप जल्दी डिसीजन लेने वाले हो, तो ये क्या है, आपकी प्रकृति है, ठीक है। तो ये ह्यूमन बिहेवियर की नेचर है, और ये सब में क्या हो सकता है, ये गुण आगे पीछे कम या ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। और देखो भाई इसका आगे भाई इसका वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और आम आदमी के बीच में, राजधानी पेज नंबर 9 पढ़ रहे बेटे। वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और आम आदमी के बीच में इतिहास से ही कुछ प्रश्न पनप रहे हैं। ये प्रश्न है, मानव आखिर है क्या? मानव होने का क्या अभिप्राय है? ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो मानव को अलग बनाती हैं, ठीक है। यानी कि मानव को जो अलग बनाती है ऐसी विशेषताएं बताना। इन्होंने जो काम बताए वो तो वही जानवर भी करते हैं, तो मानव जानवरों से किस प्रकार अलग है? सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है आपका सेवा करने की क्षमता, और दूसरा है भगवान जैसा मूल्य। मानव को सेवाएं प्रदान करने के लिए ही ईश्वर द्वारा निर्मित किया गया है। अपने आप की सेवा तथा दूसरों की करना, यह गुण भी केवल मानव में ही विद्यमान है। और कोई उदाहरण है जिससे पता चलता है कि मानव के ने स्वयं को समृद्ध व विख्यात बनाया और अपनी इच्छाओं को पूरा किया। जो मानव निराश हो जाता है और कभी कभी वे आत्महत्या भी कर लेते हैं, भगवान के डर से उनके आदेशों का पालन करना भी मानवीय प्रकृति में शामिल है, ठीक है। एक दूसरे का सहयोग व सेवा करना भी मानव को अलग बनाता है। अब देखो भाई, ह्यूमन बिहेवियर में या ह्यूमन नेचर में क्या शामिल है, एक तो है सेवा करने की क्षमता, यानी कि देखो जितने भी है सेवा करने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ह्यूमन में है। बाकी चाहे चाहे बर्ड है, एनिमल्स है, उनके अंदर दूसरों की सेवा करने की वो नहीं होती है, क्षमता नहीं होती है। ये गुण केवल ह्यूमन नेचर में ही होता है, ठीक है। कि ह्यूमन अपने उद्देश्य और इच्छा को पूरा नहीं कर पाता तो वे हताश हो जाते हैं और आत्महत्या करने की सोचते हैं, ठीक है। तो भगवान से डर व भगवान के आदेशों का पालन करना भी सम्मानीय प्रकृति में शामिल है, और एक दूसरे के सहयोग और सेवा की भावना भी इसी के अंतर्गत आती है। आगे है भगवान जैसा व्यवहार, भगवान जैसा मूल्य। एक समय पहले मानव इतिहास में मानव ही व्यापारी थे,
जो मानवों को ही बंधक बनाकर उन्हें बेचते और खरीदते थे, मानव के ही मालिक बनते थे। आज मानव का मूल्य व्यक्तिगत रूप से उनके गुणात्मक जीवन से होता है तथा समाज में उनके योगदान से होता है। आज एक दूसरे की हत्या करना, बच्चियों को गर्भ में शिशु को मार देना आदि गणित कार्य मानव द्वारा ही हो रहे हैं, जिससे मानव मूल्य निरंतर घटता जा रहा है। परंतु आध्यात्मिक पुस्तकें निरंतर मानव के सर्वश्रेष्ठ है। मानव वे हैं जिनके कल्याण के लिए भगवान यीशु मसीह ने मृत्यु को गले लगाया। मानव इतना मूल्यवान है कि जगत कर्ता स्वयं उसकी मृत्यु के लिए एक मानव के रूप में आए और अपने आप को मृत्यु को समर्पित कर दिया। तो देखिए भाई, ह्यूमन नेचर का भी क्या है कि क्या बताया गया है, भगवान जैसा वैल्यू है। ठीक है, कि ह्यूमन के लिए बहुत वैल्यू है। पहले क्या था, ये ह्यूमन ही व्यापारी थे जो इंसानों को बंधक बनाकर वहां पर बेच देते थे। ठीक है, और रूप से उनके गुणवत्ता जीवन से होता। समाज में अनेक योगदानों से ऐसा हुआ है कि एक दूसरे की हत्या करने के बाद भी अब देखो भाई, जो उल्टे काम है वे भी मानव ही कर रहा है, गर्भ में बच्चे को मरवाने का काम भी मानव ही कर रहा है। ठीक है, जिससे क्या है, हमारी ह्यूमन वैल्यूज घटती हैं। तो क्या है, ह्यूमन लाइफ अत्यंत क्या है, प्रीशियस है और सर्वश्रेष्ठ है। मानव वे हैं जिनके कल्याण के लिए भगवान यीशु मसीह ने भी क्या कर दिया था, अपने आप को मृत्यु को समर्पित कर दिया था। ठीक है, तो ये था ह्यूमन नेचर और इसके क्या गाना है। मुझे नहीं लगता है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस ह्यूमन नेचर के बारे में पैराग्राफ बना के लिख दिया। ह्यूमन नेचर होता क्या है, आपके अंदर जितने भी गुण हैं वो लिख दो आप। आपके अंदर जो जो अच्छी चीजें हैं वो लिख दो आप, वो सारे क्या हैं, आपके ह्यूमन गुण कहलाते हैं। ठीक है, बीच में खुद को क्या है, क्रिटिसाइज भी कर दो एक दो लाइन में, बन जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखो, समाज से आपका क्या अभिप्राय है और समाज के अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल इजी सा है सोसाइटी वाला। बताओ भाई, क्या है समाज, क्या होता है। देखो भाई, क्या होती है सोसाइटी, समाज से अभिप्राय उस एरिया, उस स्पेसिफिक एरिया से है जिसमें विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एक दूसरे के सहज सहयोग से करते हैं। ठीक है, तो सोसाइटी क्या है, वह एक स्पेसिफिक एरिया जहां पर अलग अलग धर्म के जाति के लोग रहते हैं, आपस में मिलकर रहते हैं, एक दूसरे की आवश्यकताओं में एक दूसरे का साथ देते हैं और सहयोग से काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, हमारी सोसाइटी कहलाती है। और समाज शास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग लोगों द्वारा लाए गए अर्थों में नहीं होता, बल्कि एक विशिष्ट शब्द को प्रतिपादित किया है। ये लाइन काट देना, अभी जो दो पढ़ी थी। समाज शास्त्र एक विज्ञान है अथवा विज्ञान होने के नाते इसकी शब्दावली है वैज्ञानिक शब्दावली। भाई इतना डिटेल से करने की जरूरत नहीं है, जस्ट सोसाइटी का अपने अपने शब्दों में आपको मीनिंग देना है। ठीक है, कि सोसाइटी क्या होती है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ, बीच का ये सारा डिलीट कर देना। सोसाइटी शब्द का प्रयोग सामाजिक संबंधों के ताने बाने के लिए किया जाता है, यानी कि बीच की जो 3-4 लाइनें हैं ना, इनको कट कर देना। जो इजी सी थी शुरू की वो मीनिंग कर लेना और उसके बाद आ जाना। सोसाइटी शब्द क्या है, ये जितने भी हमारे सोशल रिलेशंस हैं उनको दिखाता है। ठीक है, तो सोशल रिलेशन कम से कम दो व्यक्तियों के बीच स्थापित होते हैं और इसके साथ ही ये अनिवार्य है कि वे व्यक्ति एक दूसरे के अस्तित्व के प्रति जागरूक भी हो, परस्पर अंतःक्रिया भी कर रहे हो। ठीक है, और कोई भी एक दूसरे को, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे हैं तो वो क्या है, वो समाज नहीं कहा जा सकता। समाज का मतलब, मान लो हम दोनों मिल रहे हैं, हम तीनों अभी चारों यहाँ पे मिल रहे हैं, जैसे आरती नेहा राज, तो हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, तो हम भी क्या है, एक समाज का ही हिस्सा है। अगर मान लो आप, मैं नहीं आपको जानती, मेरे पड़ोस में कोई रहता, मेरे को उसका ही नहीं पता कौन है कौन नहीं है, ना मैं उससे कभी बातचीत करती, तो मतलब क्या है, हम समाज में रहते हुए भी समाज का अंग नहीं बने हुए हैं। ठीक है, तो समाज में हम अलग अलग लोगों के साथ जब मिलकर रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो वो सोसाइटी कहलाती है। मैकाइवर तथा पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में समाज को सोशल रिलेशन के जाल के रूप में परिभाषित किया है। और किंग्सले डेविस ने इस बात पर भी बल दिया है कि सोशल रिलेशन का पुंज ही समाज नहीं कहलाता, बल्कि इन संबंधों की एक व्यवस्था विकसित होती है
जिसे हम समाज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग लोगों ने जो डेफिनेशन दी है वो आप लोग कर लेना। उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। समाज, सोसाइटी मनुष्य तक सीमित नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पशु पक्षी भी समाज का ही हिस्सा है। समाज व्यक्तियों का एक समूह नहीं, वर्ण व्यक्ति जो आपस में पारस्परिक संबंध पाए जाते हैं उनकी एक व्यवस्था है। समाज में निरंतर परिवर्तनशीलता, निरंतर क्या है, चेंजेस होते रहते हैं। समाज में उसके सदस्यों में व्याप्त संबंधों की व्यवस्था स्थिर न होकर परिवर्तनशील है। ये बात भी सही है भाई, समाज में हमारे क्या है, निरंतर चेंजेस होते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि आज जिन सदस्यों के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है कल को भी अच्छे होंगे ना भाई, कल हमारे पड़ोसियों के साथ झगड़ा हो जाए तो चेंजेस आ गया। ठीक है, या फिर मान ले आज जिनके साथ झगड़ा कल उनके साथ अच्छे रिलेशन बन जाए। ठीक है, तो समाज व्यक्तियों में पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न करता है। समाज का रूप मूर्त न होकर अमूर्त है, यही सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर ही अपनी डेवलपमेंट करता है, और मनुष्य की डेवलपमेंट में शिक्षा का स्थान सबसे ऊपर है। ठीक है, सोसाइटी के ऊपर लिखना है क्वेश्चन। उसके बाद है आपका, समझ में आ गया सोसाइटी वाला, तो इजी सा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एजुकेशन एंड सोसाइटी, रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी, शिक्षा और समाज के बीच की व्याख्या कीजिए। भाई शिक्षा, शिक्षा भी क्या है, समाज का ही एक अंग है, क्योंकि जो एजुकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो समाज में रहने वाले लोगों के लिए ही प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारी शिक्षा है और जो हमारा समाज है उनका क्या है, दोनों का आपस में संबंध है, क्योंकि एजुकेशन की जितनी भी एक्टिविटी है वो समाज में रहकर ही होती है। क्योंकि अगर स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट कहाँ से आते हैं, सोसाइटी से ही आते हैं, समाज से ही आते हैं। जब बच्चों में स्कूल में बच्चे नहीं होंगे, सोसाइटी के साथ संपर्क नहीं होगा, तो स्कूलों का भी कोई काम नहीं है। ठीक है, तो शिक्षा और समाज का गहरा रिलेशन है। अब देखिए भाई, इसको हम निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी ऑन एजुकेशन, समाज का शिक्षा पर प्रभाव। सबसे पहले तो ये बताना है सोसाइटी का क्या इफेक्ट पड़ता है शिक्षा के ऊपर, और दूसरा है शिक्षा का क्या इम्पैक्ट पड़ता है समाज के ऊपर। ठीक है, और तीसरा आएगा फिर हमारा शिक्षा के प्रति समाज के कर्तव्य। ठीक है, पहले दो चीजें मेन देखनी हमें, पहले तो सोसाइटी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है एजुकेशन के ऊपर, और दूसरा फिर एजुकेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी के ऊपर। तो सबसे पहले बात आती है इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी ऑन एजुकेशन, एजुकेशन के ऊपर सोसाइटी का इम्पैक्ट। इसमें आता है आपका समाज की संरचना व आदर्श का प्रभाव पड़ता है, दूसरा राजनीतिक दशाओं का भी प्रभाव पड़ता है, तीसरा इकोनॉमिक कंडीशन का भी प्रभाव पड़ता है, रिलीजियस कंडीशन का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले सोशल स्ट्रक्चर एंड आइडल्स, इनका क्या है, हमारी शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करते हैं। जैसा समाज होगा शिक्षा भी वैसी ही होगी, क्योंकि प्रत्येक समाज की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है और उसी के अकॉर्डिंग एजुकेशन का जो सिस्टम है वह चलता है। इसके विपरीत यदि समाज में कोई डेमोक्रेटिक पद्धति पर आधारित है तो निश्चित ही समाज में शिक्षा भी क्या होएगी, आपकी स्वतंत्र होएगी, समानता रहेगी, सामाजिक न्याय मिलेगा और सहयोग मिलेगा आदि पर अधिक जोर दिया जाएगा। अगर मान लो कहीं पर आपका समाज ऑटोक्रेटिक है, तानाशाही है, तो वहां पर ना तो आपको पढ़ने की स्वतंत्रता मिलेगी, ना समानता मिलेगी और ना ही सामाजिक न्याय मिलेगा। तो इसलिए जैसे हमारे सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, जैसे हमारे समाज का स्ट्रक्चर है, वैसा ही इम्पैक्ट हमारी एजुकेशन के ऊपर पड़ेगा। जैसे पहले भारत गुलाम था तो उस टाइम पे सारा का राज किसका था, अंग्रेजों का था, तो वो जिसकी मर्जी थी उसको पढ़ने देते थे, और जो बेचारे गरीब व्यक्ति थे उनका तो नाम ही नहीं आता था कहीं पे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो जैसा सोसाइटी थी वैसा ही इम्पैक्ट क्या पड़ रहा था, लोगों के ऊपर पड़ रहा था। उस टाइम पे क्या थी, जो छुआछूत वाली बातें भी बहुत ज्यादा थी, तो जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे थे उनको तो वो रूम में भी नहीं बैठने देते थे। ठीक है, तो ये क्या था, जैसी सोसाइटी थी वैसा ही एजुकेशन सिस्टम बना हुआ था। तो आज की जैसी सोसाइटी है आज वैसा एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, दूसरा है आपका इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल कंडीशन, जैसी राजनीतिक विचारधारा रहेगी वैसा ही इम्पैक्ट होगा। समाज की जैसी विचारधारा होगी वहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी उसी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप होगी। यही कारण है कि आज विश्व के प्रत्येक राष्ट्र ने शिक्षा की व्यवस्था अपनी अपनी राजनीतिक विचारधाराओं के अनुसार कर रखी है, यानी कि हर एक देश में जो एजुकेशन सिस्टम है वो सबका अलग अलग है। ठीक है, जैसे आप अदर कंट्रीज का देखते हो, एक वो कौन सी है, जैसे वो
किम जोंग वाली कंट्री है, उसमें क्या है, उनमें तो उन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम है उनके अकॉर्डिंग है। वो क्या पढ़ाते हैं, जैसे वो वहाँ के किंग है, किम जोंग, उसके जीवन की भी पूरी बुक्स पढ़नी पड़ती है बच्चों को। तो जैसा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वैसा ही हमारी एजुकेशन के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारा देश क्या है, डेमोक्रेटिक है, ठीक है, तो हमारे ऊपर स्वतंत्र रहकर बच्चे पढ़ेंगे, और जो जो क्या है सब्जेक्ट है हमारे उसी से रिलेटेड चीजें यहाँ पर होंगी। तो जैसे ही हमारी पॉलिटिकल विचारधारा है, हमारी शिक्षा की व्यवस्था भी उसी के अकॉर्डिंग होएगी, ठीक है। मतलब जैसे लोग आते जाएंगे वो अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंज करते रहेंगे। अब जैसे हमारे यहाँ पर एनईपी 2020 लागू हुई, तो ये भी क्या है, जो नई पॉलिटिकल पार्टी आई उसने सोचा कि भाई ये चीजें भी होनी चाहिए। 1986 में कभी हमारी एनईपी बनी थी, उसके बाद अब 33 सालों के 33 क्या 37 हो गए शायद, 37 ईयर्स के बाद फिर से नई बनाई गई है, ठीक है। अब आगे है इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन। हमारी शिक्षा पर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन का भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे विद्यालय का होना आवश्यक है जिसके पास पर्याप्त भवन और खेल के मैदान हो। विद्यालय सभी साधनों से संपन्न हो और इन विद्यालयों में फर्नीचर, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय एवं वाचनालय तथा उपयोगी शिक्षण सामग्री का होना भी आवश्यक है, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन, अब मान लो पढ़ाने के लिए, अब जैसे पीछे राजस्थान में भी हुआ, वो स्कूल की छत गिर गई, बहुत सारे बच्चे मर गए, है ना। तो इकोनॉमिक कंडीशन भी इफेक्ट डालती है। तो स्कूल का जो इन्वायरमेंट है वहां पर आपका जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, जो मैदान है, जो प्लेग्राउंड है वो भी अच्छा होना चाहिए, फर्नीचर सही होना चाहिए, ठीक है, लैब सही होनी चाहिए, आपका पुस्तकालय लाइब्रेरी वहां पर सही होनी चाहिए, ठीक है। ये सभी समाज की आर्थिक दिशा पर निर्भर करती है, यानी कि ये हमारी इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर निर्भर करती है कि हमारे पास कितना पैसा है इन सब चीजों पर खर्च करने के लिए, ठीक है। तो उसमें पर्याप्त साधन सुविधाएं नहीं जुटा पाता, तो ऐसी स्थिति में वहां की शिक्षा को स्थिति सोचनीय हो जाती है, यानी कि जहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है तो वहां पर जो एजुकेशन की कंडीशन है वो भी सही नहीं मिलेगी। आगे आपका इम्पैक्ट ऑफ रिलीजियस कंडीशन। तो समाज में धार्मिक विचारों और मान्यताओं का भी हमारी शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ा है। जो कट्टर धार्मिक समाज के लोग हैं वे अपने लोगों बालकों को अपने धर्म की श्रेष्ठता की ही शिक्षा देते हैं, ठीक है। तो आप देखते होंगे जो मदरसों में जो पढ़ाई होती है उसमें क्या है, उसमें ये बाहर के कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते मदरसों में। उसमें क्या है, एक स्पेसिफिक उनके धर्म से रिलेटेड, इस्लाम से रिलेटेड चीजें ही वहां पर पढ़ाई जाती है। तो इम्पैक्ट ऑफ रिलीजियस कंडीशन का भी हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। और इंडिया में क्या है, इंडिया क्या जैसे ये मुस्लिम कंट्री उसमें सारी यही चीजें पढ़ाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पर इतना अब जैसे मदरसों को बंद किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या है, हम किसी एक धर्म को नहीं मानते, हम अनेक धर्मों को मानते हैं। लो भाई लाइट चली गई भाई, क्या किया मैंने, हाँ। आगे समझ में इम्पैक्ट ऑफ आपके सोसाइटी के इम्पैक्ट क्या क्या है एजुकेशन के ऊपर। एक तो समाज के स्ट्रक्चर का हमारे ऊपर, शिक्षा के ऊपर प्रभाव पड़ता है, दूसरा पॉलिटिकल कंडीशन का, तीसरा इकोनॉमिक कंडीशन का, और चौथा रिलीजियस कंडीशन का। ये चारों समझ में आ गए। Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो भाई इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन सोसाइटी। अब तक तो था सोसाइटी का यार, अब पढ़ेंगे शिक्षा का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले है हमारा सामाजिक धरोहर का संरक्षण, प्रिजर्वेशन ऑफ सोशल हेरिटेज। दूसरा है पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तीसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। चौथा है हमारा सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है हमारी प्रिजर्वेशन ऑफ सोशल हेरिटेज। समाज पर शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव उसकी सामाजिक धरोहर की सुरक्षा है। प्रत्येक समाज अपने रीति रिवाज, परंपराओं, धर्म तथा नैतिकता जिन्हें उसने कालांतर से अर्जित किया है को सुरक्षित रखना चाहता है। उसे अपनी संस्कृति और सभ्यता पर इतना अधिक गर्व है कि वह उसे किसी भी कीमत पर नष्ट नहीं होने देना चाहता। शिक्षा इस कार्य में समाज की सहायता करती है। हाँ जी, आप देखो जितने भी हमारे हेरिटेज हैं, जितनी भी हमारी सोशल हेरिटेज है, अगर समाज पढ़ा लिखा है तो उसको क्या है, सुरक्षित करके रखता है। नहीं तो कई शरारती तत्व क्या करते हैं, एक तो आप भी घूमने जाते हो कहीं पे भी कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है, तोड़ फोड़ मचा देते हैं। तो क्या है, जो हमारे जो धरोहर है उसको सुरक्षित रखना है, और शिक्षा इसमें महत्वपूर्ण काम करती है, क्योंकि
शिक्षा हमें पढ़ाती है कि कितनी हमारी जो ये सोशल हेरिटेज है हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि ये हमारे जो पिछली जो हमारी हिस्ट्री है उसके बारे में हमें बताती है। दूसरा है पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। विश्व में डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल विचारधाराएं शामिल हैं, तो शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य इन पॉलिटिकल विचारधाराओं का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अलग अलग पॉलिटिकल व्यू हैं, अगर हम पढ़े लिखे हैं तभी इन पॉलिटिकल व्यूज को जान पाएंगे। ठीक है, तो देश की राजनीतिक विचारधारा की अन्य से तुलना करता है। राजनीतिक विचारधाराओं के साथ अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो वो क्या है, एक नेता की दूसरे नेता से क्या है, कंपैरिजन कर सकता है। ठीक है, तो शिक्षा ही व्यक्ति में राजनीतिक जागरूकता विकसित करती है ताकि वह अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक रह सके, क्योंकि एजुकेशन है वही व्यक्ति के अंदर क्या है, पॉलिटिकल अवेयरनेस डेवलप करती है, जिससे व्यक्ति के क्या राइट्स हैं और क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके प्रति अवेयर करती है। तो स्पष्ट है कि शिक्षा ही समाज का राजनीतिक विकास करती है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट करती है। ठीक है, उसके बाद है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। शिक्षा के माध्यम से बच्चा, हर एक बच्चा पढ़ेगा पढ़ेगा तो फिर वह किसी न किसी बिजनेस में या किसी न किसी इंडस्ट्रीज में काम करने के लायक हो जाएगा, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, कैपेबिलिटी आ जाए तो क्या है भाई, जब बच्चा कमाने योग्य हो गया, उसकी जॉब लग जाए, पैसे आएंगे तो क्या भाई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी आपकी। उसके बाद है सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड। बच्चे का क्या है, मान लीजिए कहीं पे नहीं पढ़ता तो अपने घर घर में रहता, उसका सोशलाइजेशन नहीं होता, लेकिन जब बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, ऑफिस जाता है, तो उसका क्या है, अलग अलग लोगों से वह मिलता है, उनकी विचारधाराओं से प्रभावित होता है, उनसे भी दो नई बातें सीखता है और उनको भी दो नई बातें सिखाता है, तो इससे क्या है, बच्चे का सोशलाइजेशन होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यस मैम। चलिए, ये तो इजी सा ही टॉपिक है। आगे है शिक्षा के प्रति समाज के कर्तव्य, यानी कि हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि एक समाज की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एजुकेशन को लेकर। सबसे पहले तो क्या है, विद्यालयों की स्थापना की जाए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल, स्कूल स्थापित किए जाएं। दूसरा, प्रोविजन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन की भी व्यवस्था की जाए। लाइब्रेरीज और रीडिंग रूम्स की भी स्थापना की जाए। कल्चर एंड आपकी लिटरेरी एक्टिविटीज करवाई जाएं। उसके बाद है आपकी एस्टिंग कोऑपरेशन ऑफ डिफरेंट एजेंसीज, विभिन्न अभिकरणों का शिक्षा में सहयोग प्राप्त करना। चलिए भाई, सबसे पहले तो विद्यालय की स्थापना। एक समाज का सबसे पहला मूल कर्तव्य क्या है कि वह अपने बालक और बालिकाओं के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था के लिए हर एक क्षेत्र में विभिन्न स्तर पर स्कूलों की स्थापना की जाए, यानी कि प्राइमरी स्कूल भी हो, सेकेंड आपका मिडिल स्कूल भी हो, सेकेंडरी स्कूल भी हो और सीनियर सेकेंडरी, यानी कि कम से कम +2 क्लास तक तो आपके हर एक गांव में क्या है, स्कूल होना चाहिए। और इन स्कूलों में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराएं, योग्य और एक्सपीरियंस टीचर की नियुक्ति करें, और जितना भी फर्नीचर है, बिल्डिंग है, उसकी व्यवस्था करें, प्लेग्राउंड की व्यवस्था करें। ठीक है, तो इन विद्यालयों को आर्थिक सहायता देकर, तो जो सोसाइटी है वह इन विद्यालयों को क्या है, आर्थिक सहायता देकर इस प्रकार सक्षम बनाए जिससे वे समाज के प्रत्येक बालक और बालिका की डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, सेकेंड बात आती है आपकी वोकेशनल एजुकेशन की। तो समाज का ये भी कर्तव्य है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह ऐसी संस्थाओं की स्थापना करे जहां प्रत्येक नागरिक क्या है, आपकी इंडस्ट्रियल और बिजनेस शिक्षा प्राप्त कर सके। ठीक है, तो 1986 में उल्लेख किया गया था कि हमें सुनियोजित वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम भी लागू करने हैं, और आजकल कुशल कर्मचारियों की मांग और आपूर्ति में जो असंतुलन है वह समाप्त होगा। आज के वैज्ञानिक युग में व्यावसायिक, औद्योगिक एवं तकनीकी शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है, और इसके अभाव में राष्ट्र और समाज उन्नति की दौड़ में पिछड़ जाएगा। ठीक है, तो प्रोविजन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है, यानी कि अब तो देखो, पहले तो इतनी नहीं थी वोकेशनल एजुकेशन की, लेकिन जब 1986 में जब इन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी, अब तो 2020 है नई वाली, ये तो पुरानी हो गई, तब इन्होंने महसूस किया था कि हमें वोकेशनल एजुकेशन भी देनी चाहिए, यानी कि बच्चे को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, वो जो बच्चे मान लो जिसका पढ़ाई में मन नहीं है तो उनके लिए ITI, ठीक है, ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, या फिर IIT, IIM, फिर से लाइट भाग गई भाई।
देखिए, तो किसकी बात की गई 1986 में कि हमें वोकेशनल एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी है, ताकि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो कॉलेजेस में पढ़ सकते हैं, और जिनको वोकेशनल एजुकेशन लेनी है वो आईआईटीज में जाकर, आईआईएम में जाकर, या फिर जितनी भी आईटीआई हैं उनमें जाकर अपनी वोकेशनल ट्रेनिंग कर सकते हैं और उसकी शिक्षा ले सकते हैं। ताकि फिर क्या है, बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे +2 के बाद आईटीआई में एडमिशन लेते हैं, 1-2 साल का कोर्स किया और वहीं से कंपनियों में उनकी प्लेसमेंट हो जाती है। ठीक है, आगे है लाइब्रेरीज और जितने भी रीडिंग रूम हैं, ठीक है, उनकी स्थापना करना। तो पुस्तकीय ज्ञान अथाह सागर है। समाज में प्रत्येक सदस्य को मेंटली डेवलपमेंट हेतु यह आवश्यक है कि वह समाज में अधिक से अधिक लाइब्रेरी और रीडिंग रूम की स्थापना करे, जिससे जन साधारण को भी प्रत्येक क्षेत्र में द्रुत गति में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी मिल सके। ठीक है, उसके बाद है आपका प्रोविजन फॉर कल्चरल एंड आपकी लिटरेरी एक्टिविटी, सांस्कृतिक और साहित्यिक क्रियाकलापों का भी प्रावधान करना चाहिए। ये समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह अपने नागरिकों के आप लिटरेचर, कल्चर, उसकी डेवलपमेंट हेतु समय समय पर या तो कवि सम्मेलन कराए, नाटक करवाए, डिबेट करवाए, कंपटीशन करवाए, ठीक है, आपकी संगीत सभाएं करवाई जाए, गोष्ठी, विचार विमर्श और ये वर्कशॉप वगैरह लगाई जाए। उसके बाद है आपकी एस्टिंग कोऑपरेशंस ऑफ डिफरेंट एजेंसीज, विभिन्न अभिकरणों का शिक्षा में सहयोग प्राप्त करना। समाज को चाहिए कि वह अपनी फैमिली, विद्यालय, समुदाय, सार्वजनिक संस्थाओं तथा धार्मिक सर्कलों आदि विभिन्न अभिकरणों को जागृत करे, प्रेरणा दे, ताकि वे एजुकेशन के कार्यों में पूर्ण सहयोग दे सके। ठीक है, क्लियर एवरीवन? यस मैम। फिर से वही हो गया। करो, ये समझ में आ गया ना? यस मैम। हाँ हाँ, ऐसे कर देने यार, नहीं सुनाई दे रहा मुझे। चलो फिर अगला देखो, अगला है लर्निंग। अधिगम से क्या अभिप्राय है, इसकी विशेषता एवं प्रकारों का परिचय दीजिए। लर्निंग वाला टॉपिक आपका पहले भी आया हुआ है। कौन से उसमें पढ़ा तुमने? पढ़ा है लर्निंग वाला टॉपिक? लर्निंग से क्या अभिप्राय है? पढ़ा तो था। ठीक है, लर्निंग क्या है? लर्निंग का मतलब है सीखना। ठीक है, हम लर्निंग सीखना या अधिगम। मनुष्य क्या है भाई, जीवन पर्यंत सीखता रहता है। मनुष्य जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक वह कुछ ना कुछ सीखता रहता है, और इसी सीखने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? लर्निंग बोलते हैं। और जब व्यक्ति इन चीजों को सीखता है और सीखने के बाद उसके बिहेवियर में जो चेंजेज आता है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही हमारी क्या कहलाती है? लर्निंग कहलाती है। ठीक है, यानी कि मनुष्य जब जन्म लेता है तब से सीखना शुरू करता है और मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, और सीखने के दौरान जो उसके बिहेवियर में चेंज होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी लर्निंग का मीनिंग है। अलग अलग लोगों ने इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी है। ठीक है, तो उन डेफिनेशन को पढ़ लेना जो इजी लगे। जैसे गेट्स ने बोला है, सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, यानी कि लर्निंग एक्सपीरियंस द्वारा बिहेवियर में चेंज होना लर्निंग कहलाती है। किसी ने बोला है लर्निंग वह प्रोसेस है जिसके द्वारा बिहेवियर में चेंज होता है, जो कि हमें प्रैक्टिस या ट्रेनिंग से संबंधित होती है। तो जिसकी इजी लगे आप वो कर देना। और लिखना इसमें क्या, लर्निंग क्या होती है? सीखना। ठीक है, जो हम जन्म से लेकर मृत्यु तक हर एक चीजें सीखते रहते हैं, और सीखने के दौरान जो हमारे बिहेवियर में चेंज आता है वही लर्निंग कहलाती है। ठीक है, फिर डेफिनेशन लिख देना। लर्निंग की देखो भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएं क्या क्या है लर्निंग की। लर्निंग क्या है? एक कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रोसेस है। ये नहीं है कि आज आपने सीख लिया कल कुछ नहीं सीखोगे, नहीं, सीखोगे आप, कल भी सीखोगे। आज आपने मान लो
क्लास में सीखा, घर से भी कुछ नई नई चीजें सीखते हो आप, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ क्लास में ही सीख रहे हो, आप घर पे भी आप उम्र कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, ठीक है। तो लर्निंग क्या है, एक बार शुरू होती है और लगातार चलने वाली प्रोसेस है, ये कभी नहीं रुकती, जब तक हम मर नहीं जाते तब तक कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं भाई। आगे है, सीखने से व्यक्ति के बिहेवियर में चेंज आता है, ठीक है, दूसरा पॉइंट आ गया। तीसरी बात बताई है, प्राकृतिक रूप से सीखना सार्वभौमिक है, जानवर भी सीखते हैं परंतु मनुष्य ज्यादा सीखता है क्योंकि उसमें एक गुण है, क्योंकि यह उसमें एक गुण है। सीखते तो जानवर भी है लेकिन मनुष्य ज्यादा सीखता है क्योंकि लर्निंग का गुण किसके अंदर ज्यादा है, ह्यूमन के अंदर ज्यादा है। उसके बाद जीवन पर्यंत चलने वाली, लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है। ये क्या है, लर्निंग उद्देश्यपूर्ण व दिशापूर्ण होती है। सीखना एक प्रोसेस है, एक प्रोडक्ट नहीं है। निरंतर सीखने वाला व्यक्ति सफलता की ओर उन्मुख रहता है, ठीक है। सारी इसकी बातें नहीं लिखनी, कुछ बातें अपने आप से भी आपको लेनी है, ठीक है। तो सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसमें बिहेवियर में चेंज होता है। तीसरी बात क्या है, यूनिवर्सल है, ठीक है। सीखना हम नहीं सीखते, हर एक चाहे जीव जंतु है वह भी अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखता है। और ये क्या है, एक लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है। फिफ्थ पॉइंट है, सीखना क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण होता है और जो हमें दिशा देता है, ठीक है। सीखना एक प्रोसेस है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, और सीखने वाला व्यक्ति कभी ना कभी सफलता जरूर हासिल करता है, ठीक है। तो ये थी लर्निंग की विशेषताएं। अब देखो लर्निंग के प्रकार, कितने टाइप की लर्निंग होती है। एक तो होती है आप अनुभव द्वारा सीखते हो, दूसरी है आपकी गत्यात्मक सीखना, मोटर लर्निंग, तीसरा है मन की भावना द्वारा या वैचारिक रूप से सीखना, फोर्थ है आपका शाब्दिक सीखना, और फिफ्थ है आपका एप्रिशिएशन लर्निंग, प्रशंसा द्वारा सीखना। तो सबसे पहले बात आती है अनुभव द्वारा सीखना। कुछ चीजें क्या है, हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसके अंदर जितने भी इमोशंस है, जितने भी एक्सपीरियंस है, वह और अधिक होते जाते हैं, ठीक है। उसको और ज्यादा एक्सपीरियंस होते जाते हैं, ठीक है। तो वह विभिन्न वस्तुओं में अंतर करना सीख जाता है। अब देखो पहले बच्चे को डिफरेंस करना नहीं आता था, ये चीज भी वही है, ये चीज भी वही है। कुछ बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक है। एक होता मीनू, एक होता मेन्यू, स्पेलिंग सेम सेम है, लेकिन बच्चे को पहले नहीं पता था। जैसे जैसे बड़ा हो गया उसको एक्सपीरियंस हो गया, अब उसको पता लग गया मेन्यू का मतलब होता है खाने वाली चीजें और मीनू का मतलब होता है किसी का नाम, ठीक है। तो बच्चा क्या है, अपने एक्सपीरियंस से सीख गया। ऐसे ही हम लोग हैं, हम लोग भी क्या है, अपने एक्सपीरियंस से, अब मान लो हम रोटी बना रहे हैं, हमने एक्सपीरियंस कर करके हम उसमें परफेक्ट हो गए हैं, ठीक है। अब हम क्या है, हमें पता लग गया है इस चीज को करने से ये होगा, इतना नमक ज्यादा डाल दिया तो सब्जी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें। उसके बाद है दूसरी है मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग इस प्रकार के सीखने की क्रियाओं को की गति पर ध्यान दिया जाता है। जब बच्चा चलना, दौड़ना, बोलना, इशारे करना, हाथ चलाना, साइकिल चलाना सीखता है तो वह मोटर लर्निंग कहलाती है। इसमें यह आवश्यक नहीं है कि विभिन्न मानसिक अवस्था में सीखेगा। यदि वह 8वीं कक्षा में पढ़ता है फिर भी बाइक चलाना, स्कूटर चलाना आदि सीख ही जाता है तो इस स्तर पर भी इसमें नकल द्वारा सीखना भी शामिल हो सकता है, ठीक है। मोटर लर्निंग क्या है, जिसमें मोटर लर्निंग जिसमें हम अपनी जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं उनको यूज करते हैं, अपनी सेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे आप लिखना सीखते हो तो आप अपने हाथ का प्रयोग कर रहे हो, ठीक है। आप अपनी चलो बाइक चलाना या साइकिल चलाना सीख रहे हो तो आप बिल्कुल अलर्ट होके बैठते हो, आप अपने हाथ का भी प्रयोग कर रहे हो, ठीक है, अपनी आंखों का भी प्रयोग कर रहे हो, हॉर्न सुनने के लिए कानों का भी प्रयोग कर रहे हो, ठीक है। और क्या कर रहे हो, आप पूरा अलर्ट होके बैठते हो। तो ये सारी चीजें क्या है, जिसमें हम अपनी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं वो मोटर लर्निंग कहलाती है, ठीक है। जिसमें हम अपने शरीर के अंगों का यूज करके कोई चीज सीखते हैं। उसके बाद है मन की भावना द्वारा वैचारिक रूप से सीखना। इस लेवल पर सीखना आदर्शात्मक बन जाता है, आइडल बन जाता है। मानसिक योग्यता हमारी क्या है, जो मेंटल एबिलिटी है वो बढ़ जाती है, सोचने की शक्ति है वो बढ़ जाती है, आत्मनिर्भर रहकर आत्म निर्णय प्राप्त करने की क्षमता बढ़ जाती है और व्यक्ति धीरे धीरे उच्च आदर्श विकास की तरफ बढ़ता है और अपने मार्ग में आने वाली अनेक बाधाओं को दूर करता है, ठीक है। तो ये क्या है, मन की भावना या अपने विचारों से सीखना, ठीक है। उसके बाद है वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग में क्या है, इसमें व्यक्ति शब्दों द्वारा सीखता है, कुछ संकेत हैं, चिन्ह हैं, चित्रों द्वारा भी सीखता है। जैसे आप जाते हो तो जितने भी ट्रैफिक साइन होते हैं तो उनसे हमें पता लग जाता है कि ये साइन किधर जाने की बोल रहा है, ठीक है। तो ये आपकी वर्बल लर्निंग जो आप साइन वगैरह से, चित्रों वगैरह से सीखते हो। उसके बाद है लास्ट हमारी प्रशंसा द्वारा सीखना। प्रशंसा द्वारा
मानवीय प्रकृति, यह मानवीय प्रकृति की जब भी हम किसी व्यक्ति विशेष की प्रशंसा करते हैं तो उसमें और ज्यादा सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। बिल्कुल सही फैक्ट है। अगर हम किसी की प्रशंसा करते हैं, भाई ये बच्चा तो बड़ा अच्छा काम करता है, बड़ा अच्छा पढ़ता है, तो वो बच्चा क्या करेगा, उसके अंदर इतना अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, तो क्या है वो और अच्छा करने की कोशिश करेगा। तब बच्चा भावनात्मक जुड़ाव, घनिष्ठता, अंतरंगता आदि सौंदर्यात्मक अनुभूति को जीवन में उतारने की चेष्टा करता है। ठीक है, तो ये थी आपकी लर्निंग। लर्निंग वाला आ गया समझ में? यस मैम आ गया। ठीक है बेटे। उसके बाद आपका शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं? एक तो हम नो दे सेल्फ, आत्म अनुभूति के लिए शिक्षा, स्वयं को जानने के लिए शिक्षा, व्यक्ति की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए शिक्षा, शाश्वत मूल्यों के डेवलपमेंट के लिए शिक्षा, अनेकता में एकता की भावना को डेवलप करने के लिए, इंसान के अंदर स्किल्स को डेवलप करने के लिए, आगे है पर्यावरण के प्रति अवेयर करने के लिए, अपने एक साइंटिफिक दृष्टिकोण को डेवलप करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए। अब देखो शिक्षा के उद्देश्य, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो कि आज की जो एजुकेशन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। एक तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है, ताकि वह दूसरों पर डिपेंड ना रहे, तो आप ये पॉइंट जोड़ सकते हो इसमें। दूसरा, व्यक्ति की ओवरऑल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट भी आ गई इसमें, आपकी मेंटल डेवलपमेंट भी आ गई, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी आ गई। ठीक है, तो एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव मनुष्य की ओवरऑल डेवलपमेंट को भी करना है। आगे जितने भी जीवन के जितनी भी वैल्यूज है उनको डेवलप करना, यानी कि उनकी मोरल वैल्यूज को डेवलप करना, क्या चीज सही है, क्या गलत है, क्या उनके लिए ठीक है, क्या उनके लिए गलत है, तो ये भी हमें एजुकेशन से ही पता लगता है। एजुकेशन हमें अनेकता में एकता की भावना को डेवलप करती है। अब देखो भाई, अगर एजुकेशन नहीं होती तो हम तो यही बोलते बस हम तो हरियाणा वाले हैं, हम दूसरे वो नहीं करते। लेकिन अब एजुकेशन हमें पता है कि हमारा इंडिया 28 स्टेट हैं और आपके 9 है या 8 जितने भी यूटीज हैं आपके, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज हैं हमारी, तो वो सब हमारी अपनी है, यानी कि अनेकता होते हुए भी हम एक सूत्र में बंधे हुए कि हम भारतीय हैं। ठीक है, तो ये हमें कौन सिखाती है? एजुकेशन। तो एजुकेशन हमारे अंदर ऐसा, जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इतना जोश आता है, ठीक है, ये तो मैं अपनी बता रही हूँ भाई, ठीक है, तो ये हमें अनेकता में एकता की भावना का विकास करती है। और है आपकी जो भी बिजनेस स्किल्स को डेवलप करना। ठीक है, आपकी एजुकेशन आपके अंदर ऐसी स्किल डेवलप करती है कि जिससे आपको क्या है, एक अच्छी जॉब मिल जाए, ठीक है, और आप अपने पैरों पर खड़े हो सके और आप अपनी आजीविका कमाने के लायक हो सके। ठीक है, उसके बाद है इन्वायरमेंट के प्रति अवेयरनेस पैदा करना। बच्चे में इन्वायरमेंट के प्रति भी पॉजिटिव सोच डेवलप करती है। ठीक है, मानव हित पर्यावरण संरक्षण में ही छुपा है और पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना भी शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, आगे है एक साइंटिफिक दृष्टिकोण डेवलप हो, यानी कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति का दृष्टिकोण देखना और एक तुम अनपढ़ व्यक्ति का दृष्टिकोण देखना। ठीक है, तो उसमें अंतर होता है। तो एजुकेशन ये चाहती है कि हर एक व्यक्ति का जो देखने का नजरिया है वह साइंटिफिक हो, ठीक है, स्वार्थहीन हो, ठीक है, अंधविश्वास ना करे, यानी कि जो भी चलते हैं ना अंधविश्वास वाली बातें, इनके ऊपर विश्वास ना करे, साइंटिफिक रीजन ले, किसी भी चीज को अंधविश्वास के साथ ना जोड़े, साइंटिफिक तरीके से जोड़ के देखे उसको। ठीक है, अगर साइंटिफिक तरीके से वो चीज ठीक है तो इसका मतलब वो ठीक है। आधुनिकरण को, मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा देना, एजुकेशन का और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा देना, हमारे मार्ग में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं उनको दूर करना और नए नए तरीकों से सीखना। समझ में आया? अब देखो आगे आती है हमारी एंशियंट इंडिया वैदिक फिलोसफी, ठीक है, ऑफ एजुकेशन एंड गुरुकुल सिस्टम। अब यहाँ पर पढ़ेंगे हम जो प्राचीन भारतीय वैदिक दर्शन है और जो गुरुकुल सिस्टम है उसके बारे में। ठीक है, तो शिक्षा में प्राचीन भारतीय वैदिक दर्शन की व्याख्या कीजिए। ठीक है, भारत में क्या क्या था भाई? एक तो वैदिक काल था, ठीक है, भारत का जो प्राचीन समय है वो एक वैदिक काल में, फिर बौद्ध काल आया, फिर जैन, ठीक है, जैनिज्म आया। उसके बाद क्या है, जो हमारी गुरुकुल सिस्टम था वो भी उसी के टाइम वैदिक काल का ही था। वैदिक काल में, अभी क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं बता रही हूँ आपको,
यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हमारे जैसे भगवान राम होते थे उस टाइम पे वैदिक काल था, ठीक है। वैदिक में भी क्या था आपका, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है, इसमें भी दो थे आपके, ठीक है। पूर्व वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल में तो ऋग्वेद की स्थापना की गई थी और बाकी सारे ग्रंथ उत्तर वैदिक काल में लिखे गए थे, ठीक है। यानी कि ये समय था, यानी कि पूर्व वैदिक काल और भी पुराना समय था। उसके बाद वैदिक काल आया, वैदिक काल खत्म हुआ, उसके बाद फिर बौद्ध धर्म आ गया, जैनिज्म आ गया, फिर मॉडर्न अभी तो, और फिर हमारा क्या आ गए जो आधुनिक विचारधाराएं हैं, ठीक है, उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एजुकेशन का जो वैदिक दर्शन है वह उसका जन्म सिंधु घाटी में वैदिक काल से ही हो चुका है। ये 5000 वर्ष से पहले का समय माना जाता है, जहां पर क्या थी हमारा ऋषियों मुनियों का जो समय होता था उसको माना जाता है हमारा वैदिक काल, ठीक है। वैदिक दर्शन के अनुसार, अब इसमें ना संस्कृत के वर्ड बहुत ज्यादा मिलेंगे, तो इसको मैं जो बताऊं ना उसके अकॉर्डिंग समझ लेना, स्टोरी की तरह सुनना, ठीक है, कि जैसे तुम स्टोरी सुन रहे हो। तो क्या है, 5000 साल पूर्व ये था। इसमें तत्कालिक समाज में जो कला, संगीत, गणित, ज्योतिष निर्माण आदि का प्रचलन था। वहां पर क्या था भाई, कला थी, संगीत था, गणित भी था, ज्योतिष भी था, ये सारी चीजें थी। उस टाइम का जो समय था, आत्मज्ञान करने की साधना थी, वह शिक्षा आत्मज्ञान प्राप्त करने की थी, ठीक है। वसुधा कुटुंबकम यानी कि विश्व भारतीय कुटुंबकम लोक कल्याण के मुद्दों से बंधा हुआ था, ठीक है। तो आपका जो पुराना वैदिक काल था सबसे पहले 5000 साल पहले का था। वहां पर भी क्या था, समाज में कला, संगीत, गणित और ज्योतिष, ये सारी चीजें वहां पे उस टाइम पे थी। और उस टाइम का जो क्या था, क्या माना जाता था शिक्षा को, कि विश्व भारतीय कुटुंबकम लोक कल्याण के मूल्यों से बंधा हुआ था, यानी कि जो पूरा विश्व है हमारा कुटुंबकम है, हमारा परिवार है, ठीक है। ये उस समय की शिक्षा का उद्देश्य था, ठीक है। अब वैदिक दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है अस्तो माँ सतगम्य तमसो माँ ज्योतिर्गम्य मर्त्यो और माँ मर्त्य गम्य, अर्थात विद्या ही व्यक्ति के अज्ञान रूपी अंधकार में से ज्ञान रूपी प्रकाश में ले जाती है, ठीक है। तो वैदिक दर्शन में उस टाइम का जो एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, कि जो हमारी एजुकेशन है वही हमें क्या है, अंधकार रूपी यानी कि अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल कर ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ हमें लेकर जाएगी। विद्या ही अमृत पीने का साधन है, ठीक है, जिसे पीकर व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो ये उस टाइम की सोच थी कि हम शिक्षा लेंगे। वहां पर शिक्षा का मतलब वेदों मंत्रों इनका उच्चारण करवाया जाता था, ठीक है। गणित में क्या था, उनको सिर्फ हिसाब किताब लगाना सिखा दिया, कि कहीं पे व्यापार करने जा रहे हैं तो इतना वो गणित का, जैसे आज हम गणित पढ़ रहे हैं ना, ये वाला गणित नहीं था, ठीक है। तो वहां पर क्या था, मेन तो वेदों का और इनका उच्चारण बच्चों को करवाया जाता था। वहां पर जो वैदिक काल था, वैदिक काल का सिस्टम ये लास्ट था, में स्पीकर वहां पर बंद कर रिटन नहीं दूंगा। होता था, यानी कि लिखाई वाला काम, लेखन वाला काम इतना नहीं था। वहां पर उच्चारण वाला काम ज्यादा था, कंठस्थ करवाया जाता था, बच्चों को याद करवाया जाता था। वैदिक काल की जो शिक्षा होती थी उसमें एक गुरु होता था और गुरु की उपाधि सबसे ऊपर होती थी, और जो गुरु बोलता था शिष्य भी वही करते थे। और उस टाइम पे क्या था, वैदिक काल के अंदर बच्चे वापिस नहीं अपने घर नहीं आते थे, वो गुरु के आश्रम में ही वहीं पे रहते थे। उनकी जो शिक्षा होती थी 10-12 साल, वो अपने घर से दूर गुरु के आश्रम में ही शिक्षा ग्रहण करते थे, ठीक है। और गुरु की जो वहां पर फीस क्या होती थी, फीस नहीं होती थी। जब उनकी शिक्षा पूर्ण होती थी तो जो दक्षिणा स्वरूप उनको मिलता था गुरु को, वही गुरु दक्षिणा होती थी, ठीक है। यानी कि जब वो अपनी शिक्षा पूरी करके जाते तो अपने गुरु को कुछ ना कुछ भेंट दे के जाते थे, वही गुरु दक्षिणा होती थी, ठीक है। और बच्चे क्या करते थे, वहां पर शिक्षा ग्रहण भी करते थे, सारा काम भी करते थे, और गुरु की जो पत्नी थी उसको गुरु माता या गुरु माँ का दर्जा वो लोग देते थे, ठीक है। और वहां पर क्या था उस टाइम पे टोटल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व को डेवलपमेंट करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, ठीक है। बड़ी मनुष्य को ज्ञान की तरफ लेके जाया जाता था। अब देखो भाई, यहाँ तक क्लियर है।
आगे है आपका गीता दर्शन और वैदिक शिक्षा। गीता का दार्शनिक पक्ष भी वैदिक शिक्षा के ही उद्देश्य से पूर्ण होता है। जब अर्जुन मोह माया और भौतिक संबंधों और बाह्य प्रपंचों में उलझकर कर्तव्य से विमुख होने लगा तो उसकी इंद्रियों पर अज्ञान के कारण कंट्रोल नहीं रहा और वह अपना गांडीव यानी कि अपना धनुष पृथ्वी पर रख दिया और भ्रमित हो गया कि उसकी आत्मा का परमात्मा में विक्षोभ हो गया है, यानी कि वह अपने सगे संबंधियों को मारेगा तो उसकी आत्मा में उसको क्या लग रहा था, गिलानी आ रही थी उसको कि मैं कैसे मार सकता हूँ। तभी श्री कृष्ण ने उसे मार्ग दिखाया और गीता की शिक्षा ने उसे अपने पथ से भ्रष्ट होने से रोका। कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुम अपने जो मन है उसके ऊपर चित्त वृत्ति यानी कि अपने मन की जो स्पीड है, जो मन की गति है उसके ऊपर कंट्रोल करो। निसंदेह हमारा मन अविद्या के कारण चंचल होता है, यानी कि हमें जब कुछ नहीं आता ना तब हमारा मन चंचल होता है। ठीक है, तुम अपने मन को एक फोकस की तरफ लगाओ, आपका मन बिल्कुल भी चंचल नहीं होएगा और ना ही इधर उधर भटकेगा। ठीक है, तो तेरे अंदर की आत्मा मेरा ही अंश है और मेरे ही द्वारा प्रदत्त आत्मा को योग द्वारा मेरे में लीन करना है। ठीक है, तो शिक्षा द्वारा बुद्धि को परिपक्व बनाकर बुद्धि मेरे चित्त में मेरे जोड़ सके, श्री कृष्ण ज्ञान में कहा है। ठीक है भाई, अब इसमें क्या बताया गया कि गीता और वैदिक शिक्षा, गीता दर्शन भी क्या था, वैदिक शिक्षा का ही है, लेकिन ये उत्तर वैदिक काल में लिखी गई थी। पूर्व वैदिक काल में तो सिर्फ एक ही ग्रंथ आया था आपका, ऋग्वेद आया था। उसके बाद तीनों ग्रंथ गीता, अच्छा, रामायण महाभारत, ये सारे के सारे उत्तर वैदिक काल में लिखे गए थे। तो गीता दर्शन और वैदिक भी ये क्या है, हमारा दार्शनिक वैदिक शिक्षा का ही उद्देश्य है, जिसमें अर्जुन जब सारी चीजें छोड़कर अपना धनुष बाण रख के हार मान चुका था तब वहां पर गीता का ज्ञान दिया था। ठीक है, तो वहां पर भी क्या आया आपका, शिक्षा की बात आई, क्योंकि उन्होंने समझाया। तो ये वाली हिस्ट्री लिख देना, तो सबने महाभारत देखी है। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी वैदिक शिक्षा के शाश्वत मूल्य। वैदिक शिक्षा में क्या क्या वैल्यूज लेके चलता था, बालक की धार्मिक व आत्मिक उन्नति होती थी। हाँ जी, बच्चों को क्या है, जो ग्रंथ थे उनको कंठस्थ करवाया जाता था तो बच्चों की धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति होती थी, उनसे मेडिटेशन करवाया जाता था, ध्यान करवाया जाता था। ठीक है, दूसरी बात, सदचित्रण का विकास, बच्चे के करेक्टर को डेवलप किया जाता था। ठीक है, उसके बाद शिक्षा द्वारा भौतिक सुखों से चित्तवृत्ति पर कंट्रोल की योग साधना दी जाती थी। इस शिक्षा के द्वारा जितने भी भौतिक, जो बच्चा पढ़ने जाता था ना वो अपने भौतिक सुखों को त्याग कर जाता था। ठीक है, मान लो चाहे राजा का लड़का हुआ या फिर कोई और बच्चे गए तो वे अपने घर को छोड़कर, अपने घर की सुख सुविधाओं को छोड़कर आश्रम में रहने जाते थे गुरु के पास। ठीक है, तो भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़कर अपने मन के ऊपर कंट्रोल कैसे करना है ये सिखाया जाता था। उसके बाद समाज कार्यों में जन कल्याण हेतु अभिरुचि का विकास। ठीक है, कि समाज कार्यों या जन कल्याण में भी जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं उनके रुचि क्रिएट करना, इंटरेस्ट क्रिएट करना। उसके बाद नैतिक मूल्यों का विकास, सत्य बोलना है, न्याय प्रिय रहना है, भाईचारे की भावना, सहयोग की भावना, सब एक समान है, सबका आदर करना चाहिए, ये सारी चीजें वैदिक काल में सिखाई जाती थी। पहले क्या था, इतनी जात पात का वो नहीं था, वैदिक काल के टाइम पे ऐसा नहीं था। वैदिक काल में शिक्षा गुरु के सानिध्य में दी जाती थी, उसके पास रहकर बच्चे जाते थे। छात्र ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आश्रम में रहते थे। ठीक है, छात्र 10 वर्ष से लेकर 25 वर्ष की आयु तक के समय आश्रम में ही व्यतीत करते थे। ठीक है, बच्चा 10 साल का होने के बाद आश्रम में जाता था और 25 साल यानी कि 15 साल तक वहां पर वेदों की, पुराणों, उपनिषद, ज्योतिष, नीति शास्त्र, शस्त्र विद्या, इन सब का ज्ञान लेता था। ठीक है, तो इस काल में शिष्य गुरु शिष्य संबंध का, यानी कि शिक्षा गुरु और शिष्य संबंध का फल था। शिक्षा के लिए छात्रों का चयन गुरु द्वारा ही होता था और उनकी इच्छा पर ही निर्भर करता था कि वह किस किस को शिक्षा देंगे। आधी बात समझ में वैदिक काल की? स्टोरी सी सुनो, समझो और लिख दो। क्लियर? Yes, ma'am. अब देखो भाई, बौद्ध धर्म, अब जैसे जैसे वैदिक काल का अंत हुआ तो क्या शुरू हो गया आपका, बौद्ध धर्म। ठीक है,
तो बौद्ध धर्म पर शिक्षा का स्रोत अष्टांग पथ है। इसमें सम्यक दृष्टि शिक्षा प्राणी के यथार्थ स्थिति से अवगत कराती है। व्यक्ति को दुख सुख नित्य अनित्य आत्म अनात्म के भ्रम जगत से बाहर निकाल कर सरल निरपेक्ष और सत्य की वास्तविकता का बोध कराती है। देखो भाई, जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म किसने शुरू किया था? महात्मा बुद्ध ने, क्योंकि वो ज्ञान की खोज में निकले थे। जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने क्या है, बौद्ध धर्म की शुरुआत की। ठीक है, तो इसमें क्या था, जो शिक्षा का स्रोत था वह अष्टांग पथ था, यानी कि यहाँ पर जो शिक्षा बोली गई थी उसके लिए अष्टांग मार्ग पर चलना पड़ता था। ठीक है, अष्टांग मार्ग में चलने से पहले उनको कुछ नियम, कुछ वचन देने होते थे, तब जाकर उनकी शिक्षा शुरू होती थी। अगर कोई उन वचनों को तोड़ता था तो दंड का भागी था और उसको शिक्षा नहीं दी जाती थी। तो देखो भाई, अष्टांग पथ था। अष्टांग पथ में क्या बताया गया उनको, कि जो शिक्षा है वह प्राणी को यथार्थ स्थिति से अवगत कराती है, कि प्रेजेंट में उसकी क्या सिचुएशन है उसको दिखाती है। व्यक्ति के चाहे दुख है, सुख है, नित्य है, अनित्य, आत्मा अनात्मा भ्रम जगत से बाहर निकाल कर, यानी कि जो हम सुख दुख के जाल में जो बड़े हुए हैं उनसे छुटकारा लाकर वास्तविकता का बोध कराते थे। अब देखो, महात्मा बुद्ध क्या थे? वो भी एक प्रिंस थे, ठीक है, एक राजकुमार थे, लेकिन उन्होंने, वो दुखी हुए तो उन्होंने उस दुख और सुख को, उन्होंने अपने पूरे महत्व को त्याग कर ज्ञान की प्राप्ति की। तो उन्होंने बोला कि जब हम अपने दुखों से उबर कर और अपनी आत्मा नित्य इस सब को छोड़कर सत्य की वास्तविकता का बोध कराती है। अष्टांग मार्ग में सेकंड क्या है, संकल्प द्वारा व्यक्ति को जीवन जीने की प्रेरणा देता है, कि हमें पहले संकल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, कि हमें क्या संकल्प लेना है, कि जो भोग विलासिता है और जो भौतिकवाद की जो चकाचौंध है उस व्यक्ति को दूर रहने के लिए अभिप्रेरित करता है। यानी कि अगर हम भौतिक सुखों की तरफ जाएंगे तो हम ज्ञान से दूर हो जाएंगे, ये बौद्ध धर्म का मानना था, और बिल्कुल सही भी है। जितने हम कंफर्ट की तरफ जाते हैं, हमने क्या है, मेहनत करना छोड़ दिया है। ठीक है, तीसरा अष्टांग मार्ग में क्या बताया, हमें वाणी संकल्प में बांधता है, अर्थात मिथ्यावाद, यानी कि हमें झूठ नहीं बोलना, किसी की निंदा नहीं करनी, गाली गलौज नहीं करना। ठीक है, ये ठीक है। अब मुझे बताओ, बौद्ध धर्म में क्या समझ में आया? तो बौद्ध धर्म की शिक्षा एक बार फिर से बता देती हूँ। महात्मा बुद्ध ने शुरू की। उन्होंने क्या है, अपने जीवन में सुखों को त्याग कर ज्ञान की प्राप्ति की। अब बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग अगर कोई शिक्षा ग्रहण करना चाहता था तो उसको अष्टांग मार्ग से निकलना पड़ता था। अष्टांग पथ जिसको बोलते हैं, अष्टांग मार्ग। अष्टांग मार्ग में क्या थे, 8 नियम बनाए गए थे। अष्टांग का मतलब 8 नियम बनाए गए। जो इन नियमों को पूरा करेगा वही बौद्ध धर्म की शिक्षा ले सकता है, वही बौद्ध मठों में रह सकता है। तो पहला क्या था, कि व्यक्ति को क्या है, अपने दुख सुखों से ऊपर उठकर वास्तविकता को समझना है। ठीक है, और हर वक्त अपने दुखों का रोना नहीं रोना। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने बताई कि हमें भोग विलासिता को त्यागना पड़ेगा। ठीक है, कि तुम ये सोचो हम कंफर्ट में भी रह लें और हम ज्ञान प्राप्त कर लें, जी नहीं, आप अपने घर से नहीं, आपको यहीं पे मठ में आके ज्ञान ग्रहण करना पड़ेगा, और भोग विलास की जितनी भी वस्तुएं हैं, कंफर्ट की जितनी वस्तुएं, उनको त्यागना पड़ेगा। तीसरा, अपनी वाणी का संकल्प लेना पड़ेगा। वाणी का संकल्प, कोई झूठ नहीं बोलेगा, एक दूसरे की बुराई नहीं करेगा, चुगली नहीं करेगा, ठीक है, कड़वा नहीं बोलेगा। चौथा अष्टांग मार्ग बताया इन्होंने, व्यक्ति को चोरी नहीं करनी है, अतिभोग मनोरंजन से बचना है। व्यक्ति को चोरी नहीं करनी, कामुकता, झूठ, अतिभोग और मनोरंजन से बचना है। चोरी नहीं करनी, ना ही कोई एंटरटेनमेंट के, आपका ध्यान हमेशा भगवान की तरफ होना चाहिए। पांचवा बताया, आजीविका में रोजी रोटी कमाना, रिश्वत ना लेना, बिना परिश्रम के पारिश्रमिक ग्रहण न करना, डकैती, जुआ, छल कपट आदि ऐसे धनार्जन नहीं करना। पांचवी बात क्या बताई, आजीविका से रोजी रोटी कमाना, ठीक है, ना किसी की रिश्वत लेना, ठीक है, जो आपकी परिश्रम का है वो आपको लेना है, जो आपने मेहनत नहीं की वो आपको नहीं लेना है। सातवां अष्टांग मार्ग क्या बताया इन्होंने, व्यक्ति अपने यथार्थ को ध्यान में रख कर, धारण कर सदव्यवहार करे, यानी कि सबके साथ क्या, हमें अच्छा व्यवहार करना है। सातवां संकल्प ये था। आठवां संकल्प क्या था, नियमों के पालन में व्यक्ति के चित्त को शांति प्राप्त होती है, वह सम्यक समाधि में प्रवेश करने योग्य हो जाता है। यानी कि जो इन नियमों का पालन करते हुए उसको एक सेटिस्फेक्शन सी मिलती है, इसका मतलब वह समाधि में प्रवेश करने योग्य हो जाता है। तो ये अष्टांग मार्ग बताए। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है। पहले में क्या है,
हमें दुख सुखों को छोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात बताई थी, ये संकल्प लेना पड़ेगा कि हमें भोग विलास की वस्तुएं छोड़नी है। तीसरा, अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है। चौथा, चोरी नहीं करनी है। पांचवा, अपनी आजीविका कमा कर रोजी रोटी कमानी है। ठीक है। छठी बात बताई, हमें व्यायाम से शरीर को स्वस्थ रखना है, अपने मन और विचारों को विशुद्ध रखना है। ठीक है। धारण करके दूसरों के साथ क्या है, सदव्यवहार करना है, अच्छा व्यवहार करना है। और इन सभी ऊपर वाले नियमों से अगर हमारे मन में शांति मिलती तो इसका मतलब हम बौद्ध शिक्षा को ग्रहण करने के योग्य हो गए हैं। अष्टांग मार्ग समझ में आ गया? आ गया यस बेटा मैम। समझ में? ठीक है बेटा, देखो आगे है, बौद्ध शिक्षा जीवन को नीतिबद्ध करती है, सत्कर्मों की प्रेरणा देती है, हमें व्यक्ति को गलत मार्ग पर जाने से रोकती है, अहिंसा पर जोर देती है। यानी कि हमें हिंसा नहीं करनी, हमें लोगों जो जीव जंतु उसको मारना नहीं है। ठीक है। ये वाली भाईचारे की भावना रखनी है। बौद्ध शिक्षा व्यक्ति को वैदिक युग के कर्म कांडों से मुक्त कर सरल सुबोध और प्रकृति जन्य जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देती है। परंतु बौद्ध शिक्षा एक प्रेरित नैतिक जीवन और नीति शास्त्र की शिक्षा में मूलतः भेद नहीं है। अंतर इतना है तो अहिंसा, कर्मकांड और सामाजिक संकीर्णता का, जिसमें बौद्ध शिक्षा अछूती बनी रही। यह शिक्षा बौद्धकालीन संघों में सीमित थी और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा संचालित रही। ठीक है। यानी कि ये जो शिक्षा थी बौद्ध धर्मों बौद्ध मठों तक सीमित रही। ठीक है। और बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा ये शिक्षा दी जाती थी। बौद्ध धर्म ग्रंथ जिसे विनय पिटक में छात्रों के पालना हेतु 10 नियम और बताए हैं। ये तो था मठ में प्रवेश करने के अष्टांग मार्ग। अब जो बच्चा मठ में पढ़ना चाहता है उसके लिए भी 10 नियम बताए। जीव हत्या नहीं करनी भाई, चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, अनैतिक आचरण नहीं करना, नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना, सौंदर्य प्रधानों में अपने को दूर रखो, यानी कि जो मेकअप वगैरह नहीं करना। ठीक है। भोजन समय पर व संतुलित ही करो, बहुमूल्य वस्तुओं को ग्रहण मत करो। ठीक है। जो प्रीसियस धातु वगैरह है वो नहीं लेनी किसी से। उसके बाद है नृत्य, संगीत और मनोरंजन से बचो। ठीक है। बिना प्रदान की हुई कोई वस्तु ग्रहण ना करो। ठीक है। अगर मतलब चोरी नहीं करनी किसी की वस्तु की। आगे बौद्धकालीन शिक्षा को एक तत्कालिक उपलब्धि उसकी सार्वजनिकता में निहित है। वह शिक्षा समस्त वर्णों के लिए उपलब्ध है। ठीक है। तो ये बात थी, समझ में आ गया? ये था बौद्ध धर्म का कंप्लीट। आगे आपका जैन धर्म वाला और प्राचीन भारतीय गुरुकुल सिस्टम, ये भी दोनों इजी हैं। चलो जैनिज्म वाला पढ़ा देती हूँ एक बार, और गुरुकुल सिस्टम वाला आप खुद करके आओगे। ठीक है। कोई प्रॉब्लम हुई तो कल पूछ लेना, नहीं तो फिर मैं आगे पढ़ा दूंगी जो अब हम मॉडर्न वाले उसमें आ जाएंगे वो वाला। ठीक है। अब देखो जैनिज्म, जैनिज्म में क्या है, जैन दर्शन पर आधारित शिक्षा का उद्देश्य भी जीवों को सांसारिक, देखो जैनिज्म की जो शिक्षा थी वो भी आपकी बौद्ध धर्म से मिलती जुलती थी। इसमें भी क्या था, सांसारिक सुखों से मुक्ति दिलाना, चाहे दुख है या सुख है, सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाना था। मनोभाव के बंधन का मूल कारण है बंधन तत्व का आशय था। इसने बोला कि हमें क्रोध, लोभ, मोह, माया, मान आदि से दूरी बनाकर रखनी है। शिक्षा इसी पदबुल से जीव को मुक्ति मिलती है। अगर हम अपने क्रोध, लोभ, मोह, माया, मान इन 5 चीजों को त्याग देंगे तो हमें जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। शिक्षा सम्यक ज्ञान का अर्जन करती है, और सम्यक ज्ञान, ठीक है, इसमें क्या है, सम्यक ज्ञान में क्या है, हमारी इंद्रियां, श्रोत, दर्शन, यानी कि जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं अपनी इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है। मन पर्याय ज्ञान 4 प्रकार का होता है, मन से अर्जित 4 प्रकार का ज्ञान बताया है। अर्जुन के लिए छात्र ने निम्नलिखित क्रियाएं करनी पड़ती है, पंच महाव्रत का पालन करना पड़ेगा, चलने, बोलने और अपने व्यवहार को सतर्कता बरतनी पड़ेगी, मन, वचन, धर्म आदि के पालन में भी आपको क्या है, सतर्क रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। 10 धर्मों का आचरण, जीव व संसार के यथार्थ तत्व में संबंध में भावना, भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि कष्टों को सहन करना पड़ेगा, समता, निर्मलता, सदचरित्र व निर्लोभता का आचरण करना पड़ेगा। जैन धर्म के 2 रूप थे, एक था श्रमक और एक था
श्रावक। श्रमण का जीवन स्वयं के लिए न होकर समाज के लिए होता था। इसका जीवन और भी कठोर अनुशासन से बंधा हुआ होता था। श्रावक की शिक्षा सरल है, वह ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो दूसरों के अहितकर हो। जैन शिक्षा वस्तुओं की यथार्थ सत्यता का ज्ञान कराती है। यह इंद्रिय अनुभूति ज्ञान पर निर्भर है, हमारे सेंसरी जो ज्ञान है, नॉलेज जो लेते हैं उस पर निर्भर है। इसमें प्रत्यक्ष संपर्क, संज्ञा, समृद्धि, तर्क और गति ज्ञान की प्रक्रिया शामिल है। सारांश में हम यही बोलेंगे कि जो जैन धर्म पर आधारित शिक्षा छात्रों के नैतिक विकास हेतु एक विस्तृत अनुशासन रूपरेखा प्रस्तुत करती है। ठीक है, समझ में आ गया? अब जो गुरुकुल सिस्टम वाला है वो आपको खुद करके आना है कि गुरुकुल प्रथा क्या होती है। गुरुकुल क्या होते हैं कि व्यक्ति अपना घर छोड़ के गुरु के आश्रम में रहने जाता था, तो वो गुरुकुल व्यवस्था होती थी। ठीक है, फिर कल हम ये करेंगे 16 पेज से। मतलब ये है कि कल तो खत्म नहीं होगा, लेकिन हाँ इस वीक खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। मतलब तुम्हारे उससे पहले मेरे को ये कंप्लीट करवानी है। ठीक है, SIP से पहले। इसलिए समझ में आ गया बेटे? यस मैम। चलिए ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, नहीं तो लीव कर सकते हो।